जरा हमने कहा थोड़ा सा विनीत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा दें, यहां बढ़ा दें, ठीक है ना, विनीत है ना, इसके नीचे की तरफ है। तो अगर लेयरिंग का बात करोगे तो लिखना चाहोगे, ड्रॉ करना चाहोगे कलर से, तो मैं कलर ही बना देता हूं ये, चलो ये वाली लेयरिंग बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम, यहां पर एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड योर ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह देते हैं इसको। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक रीजन को बाउंड कर रही है बेटा, क्या कर रही है, एक रीजन को बाउंड कर रही है, देख रहे हो ये रीजन पूरा का पूरा, इस होल रीजन को कहते हैं हम स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा वर्ड आ गया मेरे पास, जो अंदर का रीजन है वो स्ट्रोमा है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वर्ड कई बार आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीबीएसई के क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी मिल जाते हैं वर्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मतलब होता है अंदर का स्पेस, किसका स्पेस, ओवेरियन का अंदर का रीजन, स्ट्रोमल रीजन के नाम से वर्ड बहुत फेमस रहा है, स्ट्रोमा या स्ट्रोमल रीजन। अब स्ट्रोमल रीजन में हमारे पास यहां पर मिलने वाले हैं वो गोनिया, लेकिन वो गोनिया कहां बनते हैं, ये बनते हैं फॉलिकल सेल्स के अंदर। किसके अंदर, फॉलिकुलर सेल्स, जिनको हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स की स्टेजेस हैं बेटा। स्टेजेस का मतलब हुआ कि सर जब ये ग्रो करना शुरू करती है तो इनिशियल स्टेज रहा होगा, तो मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमोडियल एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अगर हम एक बायोलॉजी स्टूडेंट है तो ये वर्ड पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव पार्ट में मिल रहा है। प्राइमोडियल ग्राफिन फॉलिकल यानी बहुत इनिशियल फेज का ग्राफिन फॉलिकल है, इसमें ग्रोथ होती है, इससे डिवीजन होती है, तो बनते हैं प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल। प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल में फिर और ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर, तो बना सेकेंडरी ग्राफिन फॉलिकल। सेकेंडरी में और ग्रोथ हुई तो बन गया टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल। हमारी कुछ एडवांस बुक्स ये भी कहती हैं कि टर्शरी के साथ सर बाद में क्वाटरनरी डेवलप होता है, जिसको मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी में यहीं पे रुक जाते हैं और हम लोग कहते हैं टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल को ही मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कह दिया गया है। क्योंकि बुक्स बहुत सारी होती हैं और बायोलॉजी साइंस में जो कि आपके लॉजिकल चीजें हैं ही हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और जो ऑब्जर्वेशंस हैं सबकी थोड़ी अलग अलग आती हैं। इसके बेस पर कोई कहता है नहीं इसको मैं क्वाटरनरी कहूं, क्वाटरनरी को मैच्योर कहूं, लेकिन हम लोग जो हम सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करके नीट को क्वैक करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें हमें जो जो वर्ड एनसीईआरटी में गिवन है उनको ही फॉलो करना है फिलहाल, एटलीस्ट यहां तक। जब आप एमबीबीएस में जाते हो या उसके आगे फॉलो करोगे तो आप इसको भूल जाओगे, फिर वहां वो वाला प्रोसेस अडॉप्ट करोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं उन्हीं डाटा पे हम काम करेंगे। तो हम मान लेंगे टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल, यहां मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है बेटा, ठीक है। तो आपने अब ये कहां मिलने वाली, तो मैंने कहा ये सारी चीजें मिलने वाली हैं मुझे स्ट्रोमल रीजन के अंदर। कहां मिलने वाली हैं, स्ट्रोमल रीजन के अंदर। तो मैंने बना दिया यहां पर, ये चलो बना लेते हैं प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल छोटा सा, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा और ग्रो कराया, इसके सराउंडिंग में कुछ सेल दिखा दिए, ये सेकेंडरी ग्राफिन फॉलिकल दिखा दिया, उसके बाद फिर मैंने और ग्रो करा दिया इसको। सेकेंडरी को थोड़ा सा मैं अगर इनलार्ज करके डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर एक एंट्रम आ जाता है। एंट्रम क्या है सर, एंट्रम इज अ कैविटी बेटा, एंट्रम इज अ कैविटी इनसाइड योर ग्राफियन फॉलिकल, राइट। तो जनरली वो प्राइमरी में नहीं मिलता, सेकेंडरी के आसपास डेवलप हो जाता है और टर्शरी में तो मिलता ही मिलता है। तो ये मान लीजिए मेरा सेकेंडरी था, तो यहाँ एंट्रम दिखा दिया, ये टर्शरी बना दिया, यहाँ सेल्स हो जाते हैं काफी सारे इकट्ठे, और ये मेरे पास इस सेकेंडरी ग्राफिन फॉलिकल का जो टर्शरी बना, लिख देते हैं चलो उसको, टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल, और ये वाला मेरा बन गया मान लीजिए सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल, और ये मेरा रहा मान लीजिए प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल। पीजीएफ, एसजीएफ, टीजीएफ, पर आप लोग पीजीएफ, एसजीएफ, टीजीएफ शॉर्ट फॉर्म में नहीं याद रखेंगे, बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। मैंने स्पेस की वजह से कम लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा ही लिखेंगे एग्जाम में, तो आदतें वही डालो जो एग्जाम में काम आने वाली है। तो टीजीएफ, टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल को ही मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कह दिया गया। अब जब ये मैच्योर हो गया तो ऐसा होगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ओवेरी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, ओवेरी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजों को मैं यहां इनकलकेट करा रहा हूं, मैंने आपको क्लासेस ले चुका हूं काफी ज्यादा, तो उसमें अब इन चीजों को इनकलकेट करूंगा, इन सबको इंटीग्रेट कर दूंगा साथ साथ।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब आपने ये देखा था कि सर ड्यूरिंग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, यानी फर्स्ट जो फेज है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज हमने नाम दिया था, मेंसेस नाम दिया था, उसमें बॉडी की यूट्राइन की लाइनिंग शेड ऑफ होके निकल रही थी। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर और सी दिस पार्ट, वो जो चेंज है पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं इंक्रीज कर रहा हूं यहां पर साथ साथ, ताकि आप चेंजेस समझ पाएंगे। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया और ये हमारा एक साइड का व्यू बना रहा हूं ताकि आप चीजें वन साइड व्यू ओनली। like this. इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो गया है like this and so on. तो अब ये रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन इज यूट्राइन कैविटी और ये पूरा पार्ट मेरे पास फैलोपियन ट्यूब है। तो मैं बात करूंगा इस रीजन की, इस रीजन की और इस रीजन की। ये क्या है? ये है यूट्राइन वॉल, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 रीजन से कौन कौन से थे आपको पता ही है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम। अब मुझे कौन बताएगा कि मायोमेटेरियम कैसा होता है? मायोमेटेरियम कैसा होता है बेटा? क्या वो बिल्कुल राइट है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, बिल्कुल राइट है। तो हमने भी यही कहा कि चलो ठीक है, ये हमारे पास तैयार। तो मिडिल में ये बना दिया मैंने मल्टीपल लेयर और ये बना दी हमारी हो गई मायोमेटेरियम। और मायोमेटेरियम को हमने ये भी मेंशन कर दिया, इट्स कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, राइट। तो ये हमें समझ आया। अब ये वाला पार्ट क्या है भाई? ये सबसे बाहर वाला रीजन जो है, दिस पर्टिकुलर रीजन, इसको नाम दिया आपने पेरीमेटेरियम। पेरीमेटेरियम आउटर मोस्ट है, फाइब्रस है, प्रोटेक्शन फंक्शन है, कोई खास का रोल नहीं है। लेकिन मायोमेटेरियम का रोल पार्चुरेशन में बहुत ज्यादा है। डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए ये वाला रोल, ये वाला मासल वाला पार्ट या यूट्रस का वॉल, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां भी है, ये यहां भी है और ये यहां भी है ना? तीनों जगह पे हमारे पास इससे रहने वाला है। मैं पार्चुरेशन को भी यहां पे इंक्लूड कर दूंगा थोड़ी देर में। और ये रीजन हो गया यूट्राइन कैविटी। अब बात आती है एंडोमेटेरियम की, जो बहुत ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने एक लेयर बनाया, क्योंकि एंडोमेटेरियम होता है ग्लैंडुलर। कैसा होता है बेटा? ग्लैंडुलर। और मल्टीपल लेयर का बना होता है ये। हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हमने मेंसेस या मेंस्ट्रुअल फेज कहा था, जो डे 1, डे 2, 3, 4, 5 तक रन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें ये वाला लेयर जो एंडोमेटेरियम का है, दिस वॉल स्लफ ऑफ हो जाता है। दिस वॉल इज स्लफ्ड ऑफ एंड रिलीज आउटसाइड द विजाइना से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहां पर कुछ म्यूकस सेल्स भी होती हैं, तो म्यूकस का रिलीज होता है, ग्लैंडुलर रीजन है, दैट इज रिलीज आउटसाइड। तो ये समझ लिया हमने कि दिस ग्लैंडुलर पार्ट इज रिलीज आउटसाइड। दिस इज द चेंज विच इज टेकिंग प्लेस, दिस इज द चेंज विच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहला चेंज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे पास यूट्रस में आ रहा है। हां, आ रहा है। क्या हो रहा है? एंडोमेटेरियल लाइनिंग स्लफ ऑफ होके बॉडी से निकल रही है, अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस, अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। क्योंकि ब्लड वेसल्स होती हैं यहां पर, तो वो रप्चर होती है, दैट आल्सो स्मॉल बॉडी फ्लूइड के साथ वो रिलीज होता है। दिस इज द फर्स्ट फेज। तो हमने कहा चेंज आ गया, क्लियर, यूट्राइन रीजन में चेंज आ गया, परफेक्ट है। दूसरा जो मेजर पार्ट है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि जब हमारी प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल, ये उस टाइम पर लगभग आप ये मानो कि ओवेरीज के अंदर जो चेंजेस है कंसीडर करते हैं। यानी कि मैंने यहां अगर डायग्राम लिया था आप लोगों के साथ में, ये वाला डायग्राम देखो, यहां पर ये ग्राफिन फॉलिकल प्राइमोडियल से प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है। तो लगभग फर्स्ट फेज के दौरान इनमें मुझे बहुत चेंज नहीं मिलेगा, ओवेरीज के अंदर ये बहुत चेंज नहीं मिलने वाला पहले 4-5 दिन के दौरान, वही प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल के फॉर्मेट में
मिलने वाली हैं। और इन प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर मेरे पास जो oocyte रहेगा ओगोनिया के फॉर्मेट में या प्राइमरी oocyte के फॉर्मेट में मिलने वाला है। इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर oocyte बनते हैं। इन ग्राफियल फॉलिकल्स के अंदर ही oocyte, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte, वो कहां बन रहा है? इन्हीं ग्राफिन फॉलिकल के अंदर होता है। राइट है। तो यहां पहले फेज के दौरान कुछ बड़ा चेंज मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सेकंड फेज में चलते हैं बेटा, सेकंड फेज, जैसे ही मेरे पास ये आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया पॉइंट वाइज कि ये इस तरह से था। डे 1, डे 2, 3, 4, 5, राइट। तो यहां से लेके मैंने इसको इस तरह से कर दिया। फिर मैंने कहा अगला फेज सर, तो अगला फेज आपने कहा मुझे कि भाई सर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 5 से स्टार्ट होकर 14 तक रन कर गया। इसका नाम दिया आपने क्या बेटा? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो लिख दीजिए फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। तो नाम से समझो, इस वाले फेज का नाम रखा था आपने क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। और इस वाले फेज का नाम हो गया फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। पहले फेज का कंसेप्ट तो क्लियर है नहीं हमें। सेकंड फेज की बात करते हैं। फॉलिकुलर क्या सर? क्या फॉलिकुलर? ग्राफियन फॉलिकल की बात हो रही है। सिंपल सा फंडा। ग्राफियन फॉलिकल डे 5 के बाद 6, 7, 8, 9 में ग्रो कर रही हैं। कहां ग्रो कर रही हैं? ये रहा, पीछे की तरफ चलते हैं, ये रहा प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। तो ये ग्रो कर रही हैं कौन से दौरान में? यहां से यहां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लास्ट यानी 14 तक ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब आपने इस फेज के दौरान चेंजेस आपने समझ लिया। 13th डे पूरा कंप्लीट होते होते जैसे ही 14th डे आ जाता है, हमारे पास एक हार्मोन है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ये पीक पर चला जाता है। LH हार्मोन पीक पे पहुंच जाता है, यानी हाई कंसंट्रेशन हो जाती है LH हार्मोन की, और इसी को कहा गया था LH सर्ज। LH सर्ज होने से हुआ क्या? हार्मोन LH के बढ़ने से सिंपल सा फंडा था। मेरे पास जो ग्राफिन फॉलिकल था, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ये रहा। इसके अंदर से ये oocyte कौन सी स्टेज में है? oocyte जल्दी से बता दो सिद्धांत, तुम ही बता दो इस बार। कौन सी स्टेज में है oocyte बेटा इसके अंदर जो बाहर निकलेगा? यस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी, व्हाटएवर, कौन सा स्टेज? यस बेटा, प्राइमरी, टर्शियरी। बेटा तीर कमान लेके चला दो। सेकेंडरी से। हाँ, अब आंसर सही आया बेटा। सेकेंडरी oocyte है। देखो, हाँ बेटा, जब बाहर आ जाता है तो सेकेंडरी oocyte है। वो यहां वाले में जब वो मैच्योर हो गया था ग्राफिन फॉलिकल, उसमें वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही है। बाहर आता है तो बस यहां से कूद के यहां ही तो निकला। बस कहानी आ गई कि LH हार्मोन चला गया 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, पीक पर, एकदम हाई लेवल पर, एकदम हाई लेवल। इससे हुआ ये कि ये जो टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल जिसे मैं कह रहा हूं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ये रप्चर कर जाएगी, बस बस्ट। राइट, यहां पर हुआ बस्टिंग। तो इस तरह से मैंने बना दिया बेटा। अभी इसको ग्रीन से ही बनाता हूं, ठीक है। फिर इसको मैं येलो कर दूंगा। अभी हम ग्रीन ही बनाएंगे। ये रप्चर हो गया,
और इसके अंदर से ऊसाइड बाहर आ गया। ऊसाइड का कलर दे देते हैं हम लोग, चलो ब्लू। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये अब भाई ये आ गया ऊसाइड बाहर। कुछ सेल्स भी होते हैं सराउंडिंग में, ऐसा नहीं है भाई साहब, अकेले नहीं चलते हैं, अपने साथ फौज लेके चलते हैं ये भी, ठीक है। पूरे सराउंडिंग में एकदम लाश लश्कर के साथ चलते हैं ये, आके तो दिखाई कोई। तो चलो ये बाहर आ गए। अब ये बचा हुआ पोर्शन क्या था, इस वाले का नाम तो आपने दे दिया, इसको नाम तो आपने दे दिया क्या सर, ये तो है सेकेंडरी ऊसाइड, जैसे कि तुमने बताया बेटा अभी, राइट। और बचा हुआ पोर्शन की कहानी ये हो गई कि ये बचा हुआ पोर्शन अब ये कौन से डे में हुआ है बेटा सर, 14th डे पे हुआ है। देखो जरा, ये रहा, इस डे में ओव्यूलेशन हो गया, यहां से ओवम रिलीज हो गया, इस डे पे ये आ गया बाहर। अब डे स्टार्ट होते हैं आगे, यानी कि ओव्यूलेशन हो गया हमारे पास ऑन डे 14th, दैट इज ड्यू टू LH सर्च। अब कहानी हुई 15th पर चली, 16th हो गया, 17th हो गया, 18th हो गया, 19th हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। क्या हो गया सर, डे बढ़ते जा रहे हैं, 15 से स्टार्ट किया मैंने, तो इस दौरान यानी इस फेज की बात मैं करूं और ये फेज को मैं एक्सटेंड करता हुआ ले गया बेटा लास्ट 28 डे तक। ये बीच में कम होते हैं, समझ लो 28 तक जा रहा हूं मैं। ये पूरा जो फेज है जो 15 यानी 14 लास्ट से स्टार्ट होकर 28 तक जा रहा है, दिस होल फेज इज नोन एज सिक्रेटरी फेज। बिल्कुल, ल्यूटियल फेज कह सकते हैं, सिक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम है इसके। ल्यूटियल फेज कह दिया या सिक्रेटरी फेज कह दिया हमने इसको। अब सोचने वाली बात है कि क्या सिक्रेट कर रहा है, यानी कौन सा चेंज हो रहा है इस फेज के दौरान। इस फेज के दौरान चेंज मिल गया हमें, क्या हुआ, कहां हुआ, ये भी मिल गया। यहां इस फेज के दौरान कहां कहां बॉडी में चेंज हुआ है, ये भी पता चल गया। अब बात आती है इस फेज के दौरान बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और कहां पर हो रहे हैं। तो पहला फेज तो आप खुद ही समझ गए, पहला चेंज सिक्रेटरी है सर, ओवुलेटरी तो यहां हो गया है सर, जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है उसमें चेंज आने शुरू हो जाएंगे सर। यानी वो क्या चेंज होगा, तो सर इसके अंदर ये जो आपको रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है, ये रप्चर ग्राफिन फॉलिकल अब कन्वर्ट होने लगेगी येलो कलर की बॉडी में। येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट होने लग जाती है ये, इसके अंदर एक फ्लूइड बन जाता है, उस फ्लूइड का नाम है ल्यूटियल फ्लूइड। सीबीएसई से अपर है, सीबीएसई से अपर है बेटा, पर पता होना चाहिए, कॉम्पिटिशन देना है हमने। अभी तो सीयूईटी है, अब तो सीयूईटी है, आपको एग्जाम कंपटीशन ब्रेक करना ही है, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो। जो बच्चा जेई के लिए कर रहा है अब तो कंपटीशन ब्रेक करना ही है। और ये मत समझना कि सर मैं अगर किसी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं तो क्या दूसरे की नहीं हो रही, डेफिनेटली होती है, एक ही चीज है, बस डिफर ये रहेगा सीयूईटी में रीजनिंग दे देंगे, वो अलग से तैयारी करोगे, बाकी सारा यही है, कुछ अंतर नहीं है, 1% अंतर नहीं आया है, तो सब बराबर हो गया, इस लेवल पे ले आए सीबीएसई ने, एनसीईआरटी सबको एक बराबर ला दिया है। कोई भी बच्चा चाहे स्कूल की जाए, चाहे कोचिंग क्लोज आपके किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए ले, बराबर है। मार्क्स अभी फिलहाल के लिए यही क्राइटेरिया है, मार्क्स पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रीजन आप जानते हो, कोविड के दौरान तो जो बच्चों के मार्क्स आए हैं ऑनलाइन में, तो आप लोग अच्छे से जानते हो, मैं तो क्या ही कहूंगा उस बारे में। जब मैं पूछता हूं क्लास में तो सबके तोते गायब हो जाते हैं, कहीं कोई उड़ कर चला गया, कोई सर पढ़ाता था। और जब मैं पेपर पढ़ देखता हूं उनका आंसर्स ऑनलाइन एग्जाम वाला, इनसे बढ़िया कोई और लिख ही नहीं सकता, मैं भी नहीं लिख सकता इतना अच्छा। तो रियल तो मुझे कहोगे सर इसका आंसर लिख दो, तो मैं भी उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाऊंगा जितना अच्छा, इतना अच्छा आंसर बच्चों की कॉपीज में मुझे मिले। मैं मार्क्स ढूंढ रहा था कहां काटूं इनके, काट नहीं पाता था। 30 मार्क्स है तो 30 से 28, 29, 30 देने पड़ रहे थे। किसी की राइटिंग में काट रहा हूं, किसी कुछ में काट रही है, ढूंढ रहा था कहीं का नहीं। और वही एग्जाम जब हुआ ऑफलाइन में, तो किसी के आ रहे थे 30 में से सर 12 नंबर, 11 नंबर,
और कोई तो बच्चा 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी पेपर खाली छोड़ के बैठा था। उसी के ही 28 नंबर थे ऑनलाइन के एग्जाम में। तो इसलिए बेटा उसने कहा सीबीएसई ने बराबर कर दो, मतलब बच्चे हो जाएंगे परेशान, जिसने मेहनत करी है और जिसने नहीं करी है दोनों बराबर हो गए बेटा। इसलिए मेहनत करने वालों को भी मिलना चाहिए और ना मेहनत करने वालों को भी फाइट करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग है ना बेटा। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की तैयारी प्रॉपर रखें। ठीक, तो हमारे पास ये जो बना ये कौन है? ये है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। अब आपने कहा सर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, तो कब से बनना शुरू हुआ? तो मैं चला अपने साइकिल के ऊपर, मुझे साइकिल यहां मिला। तो बेटा ऐसा हुआ 14 के बाद रप्चर हुआ, 15 में चेंजेस आया, 16 में, 17 में, ये बनना शुरू हो गया है यहां से। और आप सब जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, इसी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को कह दिया टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब क्वेश्चन एक और बन गया बहुत बढ़िया वाला कि कौन से डे में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कौन से डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज कर रहा होगा? तो अब आप आंख बंद करके आंसर लगाएंगे सर 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 22 हो तो 22 लगा लो, 23rd हो तो 23rd लगा लो, दोनों में लेते हैं, 22 से 23rd के बीच में रहता है। तो मैंने कह दिया यहां पर मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन इसको इधर कर देते हैं, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन ऊपर लिखते हैं, जगह कम हो गई भाई। मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन है इस दौरान, और इस बॉडी का कलर जो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा। तो हमने यही कहा कि 23rd पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मैक्सिमम पर है, और ये जो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया, रप्चर ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो गई किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मान लेता हूं कि ये है रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जिसको नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम, राइट? और यहां से निकलकर ये ऊसाइट है जो सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आ चुका है 14th डे पर। कहां पर है सर ये? तो आप कहेंगे सर ये यहां है। यहां पर अगर मैंने बनाया एक ओवेरी और ये रहा रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल, इधर से निकला ये ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज, और ये यहां से एंट्री करके यहां पहुंच गया। इस वाले पार्ट को नाम देते थे फिम्ब्रे, और ये सेकेंडरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट मूव कर रहा है, पिक हुआ फैलोपियन ट्यूब से, फिम्ब्रे ने इनको पिक किया और ये पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलर रीजन। ये जो पार्ट है, मैं साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को भी डिस्कस कर रहा हूं अब। तो ये जो रीजन है बेटा, दिस पर्टिकुलर रीजन जो ट्रायंगुलर सा दिखता है, बेल जैसा दिखता है, दिस ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। और ये फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको विलाई नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं विलाई, इनको फिम्ब्रे कहा जाता है। विलाई का काम है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जेजुनम पोर्शन में मिलती हैं सरफेस एरिया। इसके अलावा और जगह भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, और भी जगह मिलती हैं विलाई परफेक्टली, बट यहां पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे बेटा, जिनका काम है उस साइट को पिक करना, और ये अब यहां जा चुका है, और इस वाले पोर्शन को नाम दिया, ट्रायंगुलर पोर्शन है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से हम लोग ऊपर की तरफ चले फैलोपियन ट्यूब में, तो मुझे ये रीजन मिला जो थोड़ा सा स्वैलो है इस वाले रीजन के कंपैरिजन। ये थोड़ा पतला होता है, ये वाला पोर्शन थोड़ा स्वैलो होता है, थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा होता है, तो मैंने इस रीजन का नाम दे दिया एम्प्यूला। एम्प्यूला या एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फिर ये पतली हो गई फैलोपियन ट्यूब इस पॉइंट पे जाकर, तो इस वाले रीजन को नाम दे दिया मैंने इस्थमिक रीजन।
इस्थमिक रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब या इस्थमस। अब क्वेश्चन ये भी आया है कि फैलोपियन ट्यूब में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, हाँ यही होते हैं और कहीं नहीं होता फर्टिलाइजेशन, लेकिन वेयर इनसाइड फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है बेटा? इन फैलोपियन ट्यूब। तो आप क्या कहेंगे? जैसे ही यहां से oocyte भाई साहब यहां से निकले और सेकेंडरी oocyte यहां पहुंच गए और इधर से स्पर्म रिलीज हुए और यहां से ये दौड़ते भागते तैरते यहां पहुंच रहे हैं। अब हुआ क्या? अब आप बताओ मुझे कि सर मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां होंगे? पूरा ही फैलोपियन ट्यूब है। ऑप्शन 1 दिया इस्थमिक रीजन, ऑप्शन 2 दिया एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन बेटा सही है, सही है, एकदम परफेक्ट है। तो एम्पुलरी रीजन में मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होंगे, पर हो सकता है यहां भी हो जाए, यहां भी हो जाए, यहां भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस यहां मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो आपने ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाया था, अगर वो जो प्रजनन बनाता चला गया 22 तो 23 में मैक्सिमम हो गया और उस दौरान यहां पर हमारा जो ओवम है, oocyte है, वो यहां पहुंच चुका है। अब इसके बाद इसकी मीटिंग होती है स्पर्म के साथ, तो यहां पर हम लोगों ने एक स्पर्म भी पहुंचा देते हैं। ये स्पर्म्स यहां से आ रहे हैं, मान लेते हैं ये स्पर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, मूव करते हुए चलते चले गए एंड दे आर मूविंग लाइक दिस। और इस पॉइंट पे जाकर ये सेकेंडरी oocyte और यहां पर स्पर्म के साथ इंटरेक्शन। अब सोचो अगर स्पर्म के साथ इंटरेक्शन हो गया तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम अब रिटेन रहने वाला है, वो डिजेनरेट नहीं होगा। पहला केस ये था कि मैं मान लेता हूं कोई स्पर्म नहीं है। फर्स्ट केस में अगर मैं मान लेता हूं कोई स्पर्म नहीं है, oocyte यहां पहुंच चुका है एंड ट्राइंग टू वेट फॉर द स्पर्म, बट यहां कोई स्पर्म नहीं है, तो ये यहीं पर फेकोसाइटोस हो जाएगा, डेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो गया। चलो मान लेता हूं। लेकिन अगर ऐसा होता है, ऐसा हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, अब उस प्रोजेस्टेरोन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कि प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, वो तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करना चाहता है, फ्लरिश बनाकर रखना चाहता है, थिकन बनाना चाहता है, रिसेप्टिव बनाना चाहता है ताकि इंप्लांटेशन हो पाए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इंप्लांटेशन की जरूरत ही नहीं है, प्रेगनेंसी तो होनी नहीं है, तो उस केस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भी कोई जरूरत नहीं है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा 23rd के बाद यहां हमने दिखा था आपको, ये देखो 23rd में मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन कम होते 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 28 पर जाकर सबसे लीस्ट पहुंच जाता है। अब बात आती है, क्या सर खाली प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है उस दौरान? नहीं बेटा, प्रोजेस्टेरोन के साथ में एस्ट्रोजन का अमाउंट भी कम हो रहा है। लेकिन कभी भी कोई पूछे प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करेगा, आंसर प्रोजेस्टेरोन, वह एस्ट्रोजन नहीं लेंगे, लेकिन एस्ट्रोजन का अमाउंट भी कम हो रहा है, राइट। तो दोनों हार्मोन इस 28 पर जाकर, डे पे जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम लोएस्ट लेवल पे चले जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। आपके बुक में एक डायग्राम है, एनसीईआरटी बुक आप खोल लेना बेटा, उसमें एक डायग्राम जो दिया है ना, इस तरह से बनाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हर एक फेजेस कहां कहां क्या हो रहा है वो सब मेंशन कर रहे हैं। हार्मोन लेवल, यूटेराइन इवेंट में चेंज, फैलोपियन ट्यूब में भी चेंज, सर्विक्स पे चेंज, और ये सारा उसमें दिया गया है। और हार्मोन का लेवल चेंज, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, जो कि मैं कहूंगा नीट प्लस सीबीएसई दोनों अगर उस एग्जाम में, उस पेपर में नहीं दे रहे हैं तो वो मतलब देंगे ही देंगे, मतलब चांसेस 100%, उसको अच्छे से करना है। तो 28 पे जाकर डाउन हो गए, और डाउन होते ही यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन होते ही सबसे पहला काम सोचो, प्रोजेस्टेरोन कम होना मतलब सर एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन करता था, हाँ ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन ही डाउन हो गया है, तो अब एंडोमेट्रियल लाइनिंग को कौन मेंटेन कराएगा? कोई नहीं करा पाएगा। जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा बेटा?
सिंपल सी बात है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ होके रिलीज हो जाएगी। तो यहां से शेड ऑफ होना शुरू होगी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ऐसे करके रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब एंडोमेट्रियम खत्म होगी तो आप समझो ये मैंने कम कर दी एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो बताओ कौन सी लाइनिंग, अब ये थिनिंग हो गई एंडोमेट्रियम की नहीं हुई? थिन हो गया ना एंडोमेट्रियम, पहले थिक था। तो ऐसा नहीं खाली यहां होगा, ये यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। तो ड्यू टू लैकिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ऑन 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी जैसे ही कम हुआ एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्लफ होकर निकल गया, और जैसे ये निकला यही तो इंडिकेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का। खत्म कहानी, फिनिश्ड। तो हमारे पास इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से इवेंट कहां हो रहे हैं, ओवरी में क्या चेंज आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब में तो चेंज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वो रिसेप्टिव रहती है, ठीक है। ओवेरी में बहुत सारे चेंजेस हैं हर फेज के दौरान, राइट। और पूरी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी थोड़े चेंजेस मिलते हैं। बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। क्रेविंग टुवर्ड सर्टेन काइंड ऑफ फूड भी होती है ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये चेंजेस हमारी बॉडी में मिलते हैं, दैट्स इट। तो क्या यहां तक के पॉइंट समझ आए जिसको मैंने इनकलकेट किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को साथ में फैलोपियन ट्यूब और इसके पार्ट को लेकर कंसीडर करते हुए? ये सारी चीजें